अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि सियासी तौर पर और पार्लिमानी सतह पर भी जो एक एक्टिविटी है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हुकूमत के और पार्लियामेंट के इन पर्टिकुलर इख्तिताम के दिन करीब आ रहे हैं, तकरीबन 2 हफ्ते का अब टाइम रह गया है और इस 2 हफ्ते के टाइम में ही ऐसा मालूम होता है कि कुछ ऐसी तरामीम हैं जो कि अक्सरियत राय से मंजूर हो रही हैं और हुकूमत और ख़ास तौर पर जो पार्लिमानी जो तमाम कंसेंसस है वो उसके ऊपर एकजुट नज़र आता है। लेकिन हाँ, जो माइनॉरिटी व्यूज़ हैं वो उसके मुखालिफ भी नज़र आते हैं। इलेक्शंस एक्ट टू से द फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट वो 2017 का इलेक्शंस एक्ट है जिसमें अब तरमीम हुई हैं। 54 अमेंडमेंट्स नाजरीन इसमें की गई हैं और इसके कुछ चीदा चीदा नुकात हैं जो कि मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ। अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट्स 54 ये तमाम तरमीम की तादाद है जो कि ये हैं और इसमें सरे फहरिस्त जो एक्ट में तरमीम है वो है निगरां हुकूमतों को इजाफी इख्तियारात देना। ये नाजरीन एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बन के नज़र आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है कि निगरां हुकूमतों को इख्तियारात देने का शायद मतलब ये है कि निगरां हुकूमतों की मुद्दत बढ़ने जा रही है। किसी रुकन के हल्फ ना लेने पर नशिस्त खाली तसव्वुर की जाएगी। हल्के बंदियों का अमल इंतखाबात से 4 माह पहले मुकम्मल करना होगा। प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। पार्लिमानी कंसेंसस कुछ 2018 से जो वहाँ पर ताख़ीर हुई थी रिजल्ट्स के आने में, उस एपिसोड को ना दोहराते हुए ये एक अच्छी चीज़ है जो केस हमें एक्ट में इन तमाम अमेंडमेंट्स में नज़र आती हैं। सेनेट टेक्नोक्रेट सीट पर तालीमी काबिलियत किसी भी शोबे में के अलावा 20 साल तजुर्बा दरकार होगा। ये भी नाजरीन एक अच्छा एक पॉजिटिव एक चेंज है जो कि हमें नज़र आया है। ऑब्वियसली किसी भी तरामीम को जो एक पॉइंट है जिसके ऊपर ज़्यादा तनकीद है वो सिर्फ इख्तियारात देने के ऊपर है, बाकी द रेस्ट आर बाय एंड लार्ज गुड। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़ तक का जो खर्च है वो करने की अब इजाज़त होगी और सूबाई नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 20 से 40 लाख खर्च करने की इजाज़त होगी। ये नाजरीन वो तमाम तरामीम हैं जो कि कौमी असम्बली में इस वक्त मौजूद हैं और कौमी असम्बली से बाकायदा तौर पर ये जो मुसविदा है अकॉर्डिंग टू दिस ये तमाम तर चीज़ें हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो इंटरिम गवर्नमेंट्स के ही हवाले से की जा रही है। क्या कंसेंसस अभी तक जिससे भी हम बात करते हैं सब यही कह रहे हैं, मुलाकातें भी चल रही हैं ज़ोरों शोर से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने तमाम एलाइज से मिल रहे हैं, लेकिन क्या ये तमाम तर मामला खुश असलूबी से और टाइमली हो जाएगा गिवन द फैक्ट कि अब असेंबलीज़ की मुद्दत ख़त्म होने में चंद रोज़ बाकी हैं और अगर इन्होंने असेंबली पहले भी डिज़ोल्व करनी है तो उसका भी फैसला करने में चंद ही रोज़ अब मालूम होता है कि हैं। फिर नाजरीन दूसरी तरफ जो PTI चेयरमैन के ऊपर केसेज हैं, बिलखुसूस तोशाखाना फौजदारी केस जो कि एज वी स्पीक ऑन गोइंग है। चेयरमैन PTI की तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद हो गई है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत भी कर दी है और लिहाजा फिर इस हिदायत के बाद ये तमाम तर मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट के जो दायरा इख्तियार हैं और जो एक जज साहब के साथ मुकालमा था उसके हवाले से जो एतराज़ात हैं वो भी सामने आए हैं। तमाम मामले पे नाजरीन बात करेंगे और होलिस्टिकली ख़ास तौर पे जो इलेक्शंस एक्ट में तरामीम हैं वो भी ज़ेर गौर रखेंगे। आफ्टर अ ब्रेक विद आवर पैनल, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। बाकायदा तौर पर इस पे जो लीगल एक्सपर्टीज़ हैं और सियासी तमाम तर व्यूज़ हैं वो शामिल गुफ्तगू करेंगे। इस मामले को भी ज़ाहिर लेकर चलेंगे और नाजरीन ख़ास तौर पर जो एक पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में एक बुरा एपिसोड एक तल्ख एपिसोड हमने देखा जहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ बड़े नामुनासिब किस्म के रिमार्क्स उन्होंने दिए, वो भी हम लोग साथ साथ लेकर चलेंगे क्योंकि हमें इस पूरी नशिस्त में हमारी जो ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी ज्वाइन कर रही हैं कि इन तरह के ऐसे रिमार्क्स को किस ज़ुमरे में देखा जाए और रेपिटेटिव इस तरह के सिलसिलों को इसकी रोकथाम बाय एंड लार्ज हर सियासी जमात के एक लेवल पर होना ज़रूरी है। ये तभी हो पाएगा जब हम इसको अनइक्विवोकली यानी एक होकर हम इन तरह के रुझानात को कंडेम करेंगे। उस चीज़ की एक हमें अशद कमी नज़र आती है। बहरहाल बात का आगाज़ करते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब यहाँ मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, एनालिस्ट हैं और तमाम तर मामले पे अपनी जो ख़ास तौर पे बड़ा मायनाज सियासी जो लीगल ओपिनियन है वो हमारे साथ रखेंगे। वेलकम राजा आमिर अब्बास साहब। आई एम जॉइंड बाय शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन कर रही हैं पूरी तमाम तर बहस में, और माइजा हमीद साहिबा PMLN की स्टॉलवर्ट मेंबर कौमी असम्बली मुझे ज्वाइन करी हैं। आई एम बीइंग टोल्ड शॉर्टली हमारे साथ होंगी। लेकिन राजा आमिर अब्बास साहब इस बात के ऊपर पहले बताइएगा, प्राइमरीली ये जो इलेक्शंस एक्ट में तरामीम है 54 तरामीम,
बाकी तो ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ इसी बात के ऊपर है जो कि ये इंटरिम गवर्नमेंट को एम्पावर किया जा रहा है ज़्यादा। मोना, प्रॉब्लम तो सबसे पहले है कि ये किस अंदाज में ये तरामीम पेश की गई। क्या किसी भी पार्लियामान में तरामीम जो कि इतनी अहम चीज़ें हैं, अमेंडमेंट्स हैं, किस चीज़ में है? अवाम की हक़ राय दही के बारे में, और उन अमेंडमेंट्स को किसी डिबेट के बग़ैर, उन अमेंडमेंट्स के जो मसवदा है वो पार्लियामान के जो मेंबर्स हैं उनको दिखाए बग़ैर, किसी डिस्कशन के बग़ैर, ऑल ऑफ अ सडन इन द मॉर्निंग यू गेट अप और आप पार्लियामान आते हैं और आपको बता दिया जाता है कि जी ये शिकवाइज ये एक अमेंडमेंट्स हैं 54 एंड मोस्ट ऑफ देम उनको पता नहीं है कि इसमें कौन सी अमेंडमेंट्स हो रही हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पार्लियामान दुनिया भर में इस तरीके से काम नहीं करता, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी साहब उन्होंने वॉकआउट किया इससे, और जमात इस्लामी ने भी इसमें अपना प्रोटेस्ट किया है। और 2 रोज़ पहले हमें नज़र आया कि JUI के कामरान मुर्तज़ा और दीगर उन्होंने कहा कि जी ये किस अंदाज में आप ये जो बिल्स हैं इन्होंने पहले कमेटी में जाना है, वहाँ पे डिस्कशन होनी है। मुझे बस इतना अलाउ कीजिएगा, मैं राजा आमिर अब्बास साहब ख़वातीन भी जो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं उनको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा के उनको वेलकम कर लूँ, फिर आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। शर्मिला फारूकी साहिबा नाजरीन एज आई अर्लियर टोल्ड हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट। वेरी वार्म वेलकम शर्मिला साहिबा, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। माइजा हमीद साहिबा नाजरीन, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन कर रही हैं फॉर हर पार्टीज ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑन द मैटर। आपको भी बहुत खुश आमदीद माइजा साहिबा। अलाउ मी, राजा आमिर अब्बास साहब अभी यही तमाम शिकायत कर रहे हैं कि बहुत उजलत में ये जो तरामीम है इलेक्शन एक्ट में बिलखुसूस वो पास की गई हैं, एहतजाज भी सामने आ रहे हैं, पता ही नहीं था कि क्या शिक़े मौजूद हैं। आप प्लीज कंप्लीट करें, फिर मैं इसके ऊपर काउंटर मोना। तो बेसिक थिंग इसके ये क्या जाहिर कर रहा है, ये इतनी उजलत क्या जाहिर कर रही है ये, और अमेंडमेंट्स को अगर हम इसके पैराहे में देखते हैं इस उजलत को और इसके साथ अगर करैबोरेट करते हैं कि अमेंडमेंट्स हैं क्या। अमेंडमेंट सबसे बड़ी जिसकी आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया या जिस पे फोकस किया, दैट वाज बेसिकली सेक्शन 230 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017। सेक्शन 230 क्या है कि वो बताता है कि जनाब जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, अब वर्ड लिसन कीजिए, केयर टेकर का मतलब यही है कि दे आर देयर फॉर एक इंटरम पीरियड, आर्जी तौर पे आए हैं फॉर अ केयर टेकिंग पर्पस के जी जब मालिक नहीं होता तो केयर टेकर होता है, हाँ, ठीक है, हाँ, और वो ये मालिक नहीं होता तो केयर टेकर होता है। एंड देन रिमेंबर कि उसका पर्पस होता है कि वो चूंकि अवामी नुमाइंदे नहीं होते, अवाम की वो जोन सी है मैंडेट लेके नहीं आए होते, तो उन्हें इख्तियार नहीं होता कि कोई पॉलिसी मैटर, कोई मेजर डिसीजन लें। द ओनली पर्पस इज के जी आपने डे टू डे अफेयर्स चलाने हैं, आपने रियासत के जो रोज़मर्रा के अमूर हैं, और अगर कोई आपको डिसीजन लेना पड़ता है किसी की भी किस्म का, तो वो ऐसा डिसीजन होगा कि जो रिवर्सिबल होगा, अगली हुकूमत आके जो परमानेंट होगी। बट हियर व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है इसी पार्टी की, इसी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए और उन्होंने कहा कि जो केयर टेकर हुकूमत होती है उसके पास ना ट्रांसफ़र, ना पोस्टिंग्स, ना अपॉइंटमेंट्स, उनके इख्तियारात बहुत महदूद होती है। एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसको 2011 की 2013 उसको निगेट करते हुए, उसको सबसाइड करते हुए। तो यानी आप इंटरेस्टिंग आप ये भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर कोई लीगल भी एक आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक डिटेल्ड जजमेंट ना सिर्फ एक है, हाँ, और एक रिसेंटली अभी आई है लाहौर हाई कोर्ट की, कि जिसमें वो एडवोकेट जनरल साहब जब उनकी टीम को निकाला गया था तो उन्होंने भी ख्वाजा आसिफ की जजमेंट पे रिलाय किया। तो आई बिलीव कि अगर हम पहली शिक को देख लें तो इट शोज जो उस जजमेंट में 2013 में लिखा गया, उन्होंने कहा कि जी इनको इख्तियारात इसलिए नहीं दिए जा रहे कि फिर ये यहाँ पे परमानेंट रुकने का सोचेंगे, लॉन्ग टर्म का सोचेंगे। इनको पता होना चाहिए कि ये आर्जी तौर पे हैं। तो एक तो इसमें और भी इसके बहुत सी चीजें हैं, तो जैसे आपका प्रोग्राम आगे चलता है तो हम इसको देखते हैं और थोड़ा मजीद चीजें कवर करते हैं कि और ऐसी क्या चीजें हैं जो कि इन योर व्यू प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। माइजा साहिबा, आपकी तरफ ये मामला मैं लाती हूँ क्योंकि जाहिर है यू बिलोंगिंग टू द नेशनल असेंबली, तमाम तर बातें बड़ी उजलत में पास की जा रही हैं, इंटरिम गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया जाना और अब डिप्लोमेसी तक के कुछ इख्तियारात
केयर टेकर हुकूमत को अगर दिए जा रहे हैं, तो फिर इलेक्शंस को तो फिर टाटा बाय बाय, उनसे राह फरार इख्तियार करने की ही इसको कोशिश समझा जाए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो मोना। बात यह है कि देखिए, ये कहना कि उजलत में हो रहा है, उजलत में हो रहा है सारा काम, या ये सारा कुछ जो है ये हो रहा है बहुत जल्दी में हो रहा है, ये चीज़ें जो हैं ये एक सस्पिशन जो है वो उसको सामने जो इनका पीटीआई का पहले भी ये होता है कि शक की नज़र से सब की चीज़ को देखना, ये भूल चुके हैं कि पहले एक लेजिस्लेशन हुई थी, वो गालिबन मेरा ख्याल है सेकंड्स में पीटीआई ने पास कराई थी और इसी नेशनल असेंबली में पास कराई थी। तो उस वक़्त इनको रियलाइज़ नहीं हुआ था कि क्या उजलत होती है, क्या जल्दी किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। ऑपोजिशन भी उस वक़्त जो है वो काफ़ी ज़ोरदार तरीके से उसको अपोज़ करी थी, लेकिन वो उनकी नहीं सुनी गई। तो अब वो उजलत जो है वो अभी बार बार कहा जा रहा है कि वो उजलत में काम हुआ है। उजलत में काम ऐसे नहीं होते कि आपकी पूरी पार्लियामेंट जो है बैठी हुई है, वो आपका साथ दे रही है, नेशनल असेंबली सेनेट सारी बैठे हुए हैं, उन्होंने एक एक शिक हमने जो है देखी है। और अगर स्पेशल एक फ्लूइड कॉन्सेप्ट है, जॉइंट सेशन था, बात ये कि देखिए आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शंस जो हैं वो पहले ये कहा जाता था कि बार बार कहा जा रहा है जी कि इलेक्शंस जो है ये चाहते ही नहीं है इलेक्शन हो, ये चाहते ही नहीं है हुकूमत छोड़े। तो वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियर कर लिया कि हम जी टाइम पे छोड़ देंगे। फिर अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे नहीं होंगे, फिर आगे ये कहेंगे जी इंटरिम सेटअप आगे जाएगा। ये सारी चीजें जो हैं वो पीएमएलएन नहीं करती रही, ये काम पीटीआई करती रही है कि अपने टाइम से पहले नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज को तोड़ के गैर आईनी काम करती रही है। जब एक पार्टी गैर आईनी काम करती है तो उन्हें लगता है कि बाकी लोग भी जो है वो गैर आईनी काम, इसीलिए आप कहते हैं आपको शुकूक व शुबहात से देखा जा रहा है, खुले दिल से देखें, चोर की नजर से देखता है तरामीम को। अच्छा माइजा साहिबा, फिर इसका रीजन क्या है? एक जुमला अगर फरमाएं, फिर मैं शर्मिला साहिबा की तरफ बढ़ूं। इसका फिर रीजन क्या है कि आप एम्पावर कर रहे हैं केयर टेकर्स को? इससे यही तासुर जा रहा है कि वो लंबे अरसे के लिए देयर हियर टू स्टे फॉर मोर देन द स्टिपुलेटेड पीरियड, जो भी है 3 महीने या 2 महीने है। देखिए, जमहूरियत का ये तकाजा है कि हम हमेशा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो लोग वोट करके लेके आए वो जो हैं वो हमेशा पार्लियामेंट में बैठे हैं। हमारा कतई ये जो है इंटेंशन नहीं है, और ना हमारी कोई ऐसी जो है हमने ये सोचा। बात ये है कि देखें, अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लड्स आ गए हैं, आपने देखा होगा कितने फ्लड्स आए हैं, किस तरीके से फ्लड्स आए हैं, किस तरह जो है डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जो है तबाह हो रही है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जो है ऐसी चीज़ें जो है जो इंटरिम सेटअप होता है उनको एम्पावर करने की ज़रूरत पड़ती है। वो ये तो नहीं हो सकता कि वो स्टैंड स्टिल पे खड़े हो जाए क्योंकि मुल्क में आवाम के ऊपर इमरजेंसी है, टूटी हुई है, और आप जो है चुप करके बैठे। दूसरा जो पोस्टिंग जो पोस्टिंग और ट्रांसफर्स हैं वो देखिए इलेक्शंस के टाइम पे आप डीपीओ और डीसीओस को पोस्ट आउट करते हैं बिकॉज आप नहीं चाहते कि कहीं जो है फिर बार बार धांधली की का रोना रोया जाता है कि जी यहाँ धांधली कराएगी, इन अफसरों ने धांधली कराई। तो ये सारी चीज़ें इंटरिम सेटअप में होती हैं। अब इनसिक्योरिटी अगर ये है कि अवाम इनको वोट नहीं देगी तो उसका जो मलबा है वो गवर्नमेंट पे तो ना डालें ना। सही हो गया, आपने कहा इसी वजह से शक से देखा जा रहा है। शर्मिला साहिबा, आपका भी क्या यही ख्याल है कि ये इसी वजह से शुकूक व शुबहात से देख रहे हैं? लेकिन एक बात तो तय है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो कि इस बात पे एग्जिस्ट करता है कि असेंबलीज पहले तोड़नी है या अपने वक्त पे असेंबलीज का जो टाइम है वो ख़त्म होना है। तो इस बात पे भी अभी तक कोई पक्की कोई हतमी चीज़, कोई फैसला सामने नहीं आया है। अभी भी नेगोशिएशंस चल रही हैं। डार साहब की जो एक बात उड़ी थी कि वो शायद इंटरिम पीएम बन जाएंगे, उसके ऊपर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था पीपल्स पार्टी का। शेरी रहमान साहिबा कॉल्ड इट अ फेक न्यूज़। शुक्रिया मोना। देखिए, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है, ना इलेक्शन की तारीख पे है, ना असेंबलियों की रेजोल्यूशन के ऊपर है, ना इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है। अब ये कयास हराइयाँ हैं। अब शेरी ने बिल्कुल सही कहा कि इट्स अ फेक न्यूज़ बिकॉज ऐसी कोई चीज़
राइट शर्मिला साहिबा, वी आर अनेबल टू हेयर यू। मैं आपकी ऑडियो ठीक करवाती हूँ ताकि आपकी ऑडियो आफ्टर अ ब्रेक, नाजरीन, मैं सिर्फ शर्मिला साहिबा आपकी ऑडियो ठीक हो जाए। वेलकम बैक नाजरीन। जी शर्मिला साहिबा, अब आई होप कि आपकी ऑडियो मुझे ठीक आए, प्लीज़ गो अहेड। जी मोना, देखें, पहली चीज़ तो ये है कि पीपल्स पार्टी और PMLN में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, ना इलेक्शन की तारीख पे है जो कि हमने देनी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है, ना इंटरम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है क्योंकि अभी तक उसका डिसीजन हुआ नहीं है, और होना भी है तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन लीडर के दरमियान होना है। पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बना दी है जो अपने नाम भी तजवीज़ करेगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हम कोalition गवर्नमेंट में हैं, हमारी राय भी बहुत अहमियत रखती है। और आखिरी चीज़ ये है कि देखिए मोना, बात ये है कि जो अभी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं और जो चीज़ें आ रही हैं, सम थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। मैं आपको बताऊं कि सिंध असेंबली में 2013 के अंदर आखिरी दिन पे डोमेस्टिक वायलेंस बिल जो है वो पास किया गया था, और वो एक लैंडमार्क बिल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उजलत में किया गया था। असेंबली में अगर आप कोई तरमीम पेश करते हैं तो वहाँ पर पूरा टाइम दिया जाता है तमाम मेंबरान को कि कोई खड़े होकर भी उसमें अमेंडमेंट लिख के दे दें कि जी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, और उस पर डिबेट होती है। ये नहीं होता कि बुलडोज हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सेक्शन 230 की बात कर रहे हैं, ये बड़ा वास्ट था, बड़ा वसी था, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया कि जी ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप इंटरम गवर्नमेंट को अनफेटर्ड इख्तियारात दे रहे हैं। हमने उसे करटेल करवाया। पहले ये था कि जी वो नए ग्लोबल कमिटमेंट्स भी कर सकते हैं और फलां कर सकते हैं, वो हमने कर्टेल करके अब उसको इस पे अच्छा, ये यानी गोया ये कि ये जो पास हुआ है ये कर्टेल शेप है, इसकी वो बात कर सकते हैं। शर्मिला साहिबा, जो पास हुआ है वो एक कर्टेल शेप और आपके ये उजरत में एतराज़ात को अकोमोडेट करने के बाद हुआ है। यस, पहले ये आया है, उसके बाद ये डिस्कशन के लिए गया है। सही। और डिस्कशन के बाद इसको हटा के इसमें दूसरा शिक डाल के फिर इसको पास किया गया है। सो आई डोंट नो कि उजरत की जो बात कर रहे हैं वो क्या है। ज़ाहिरी बात है कि जॉइंट सेशन था पार्लियामेंट का, आखिरी चंद हफ्ते रह गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बिल्स हैं। हम यहाँ सिंध असेंबली में भी कुछ इम्पोर्टेंट बिल्स हैं जो पेंडिंग थे, जो कमेटीज़ के अंदर थे। अब हम उनको कमेटीज़ में डिसाइड करके पार्लियामेंट असेंबली में ला रहे हैं, उनको पास करें। इसके बाद ये नहीं कि जी अभी आया अभी पास हो गया। दे आर डिस्कस्ड इन द कमेटीज़, दे आर डिस्कस्ड। वेरी इस तरह नहीं होता कि वो शायद राजा साहब को ये लग रहा था, राजा साहब पास हो जाए। बात ये पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप कह रहे हैं कि वो पूरी तरह जो एक ड्यू प्रोसेस है फॉलो हुआ है, कमिटीज में भी गया है, स्टैंडिंग कमिटीज हैं, कंसल्टेशन भी हुई है। राजा साहब, ये वो मिसाल है अभी जो आपके मेहमान बात कर रहे थे 230 की सेक्शन की, वो डिस्कस हुआ है राजा आमिर अब्बास साहब। ये वो मिसाल है कि दूल्हा दुल्हन राजी और क्या करेगा काजी। तो यानी ये तो जो तमाम एतराज़ात हैं ये हैं PTI के प्राइमरीली, जो कि है ही नहीं इस वक्त असेंबली में। वो लोग खुद वॉकआउट करके गए हैं, और जो पार्टीज बैठी हैं वो इसमें सब तैयार हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है ये अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, बात पार्टी से हट के थोड़ी सी मैं करूंगा कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है केयर टेकर्स का। तो ये कॉन्सेप्ट को चेंज करने की क्या ज़रूरत आ रही है? ये जिस जजमेंट की मैंने जिक्र किया है, अभी 2023 की भी है और 2013 की भी है। ख्वाजा आसिफ साहब इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बड़े क्लियरली कहा है कि जी केयर टेकर्स को आप ये पावर्स नहीं दे सकते। आपने भी माइजा साहिबा को सुना, वो कह रही हैं कि अनसीन सर्कमस्टांसेस, फ्लड आ सकता है, खुदा ना खास्ता कोई कुदरती कोई आफत आ सकती है। देखिए, फ्लड का पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप पॉलिसी की उनको पावर्स दे रहे हैं, आप उनको फॉरेन नेगोशिएशंस की पावर दे रहे हैं। तो फ्लड तो एक कुदरती चीज़ है, ठीक है। और फिर एक तो अमेंडमेंट ये होगी, फिर दूसरी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आ रही है, और यही पॉलिटिकल पार्टीज जो सी हैं कल को मैं समझता हूँ कि इस पे खुद भी परेशान होंगी कि अभी एक आगे की डीलिमिटेशन जो सी है उसको, जो इलेक्शन है उससे कम से कम 4 माह पहले तक कंप्लीट होना चाहिए। नाउ यू सी के जी जो नया सेंसस है उसमें अगर नोटिफाई होता है तो फिर 4 माह कम से कम डीलिमिटेशन का टाइम होगा।
इस अमेंडमेंट के तहत 4 माह तक इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर 4 माह इलेक्शंस नहीं हो सकते तो क्या हमारे मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूट डेडलॉक आ जाएगा कि जो आइनी मुद्दत होती है केयर टेकर्स की, कि अगर असेंबलीज तो खुद से उम्र पूरी करके ख़त्म होती हैं तो 60 डेज की हैं, अगर असेंबली डिसॉल्व मुमासलत भी तो रख रहे हैं ना आपने, क्योंकि कानूनी जजमेंट्स का आपने हवाला दिया है कि जो पंजाब और केपी में जो केस हुआ है वो भी तो पास कर गए ना, वो 90 डे टाइम, तो वो तो गैर आईनी अमल है ना। सुप्रीम कोर्ट उस पर कह चुकी है, हाई कोर्ट कह चुकी है कि हमारा फैसला है, अगर आप नहीं मानते तो अगर रूल ऑफ जंगल है, अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो फिर आइन भी यही कहता है कि 90 डेज में होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया, लेकिन वहाँ पे कहा गया कि जी चूंकि 2 असेंबलीज की बात है और इलेक्शन कमीशन ने जो भी लेम एक्सक्यूजेस बनाई, लेकिन अब तो चारों सूबाई असेंबलीज और नेशनल असेंबली है, दे डू नॉट हैव दिस लेम एक्सक्यूज। पैसे भी उनके पास हैं, हाँ, सब चीजें भी हैं, प्रोग्राम भी IMF का हो गया है। अब अगर इलेक्शंस डिले होते हैं तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक की तरफ हम बढ़ेंगे कि ये जो डीलिमिटेशन वाला बीच में कटा खोला है इन्होंने, ये इट्स शोज के शायद किसी स्टेज पे ये इस्तेमाल होगा, और अगर सेंसेस आपके नोटिफाई हो जाते हैं देन इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको पाबंद है कि डीलिमिटेशन करेगी आईनी तौर पे। और ये ऐसा मामला है जिसपे MQM और पीपल्स पार्टी दोनों जो हैं वो इस पिछली सेंसस या जो पिछली जो रिजल्ट्स हैं उसके नहीं मानते हैं, तो गोया ये कि ये भी एक मामला आगे आ सकता है। माइजा साहिबा, पहले भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ हुई, आगे जाकर अगर मजीद अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बड़ा एक स्माइल करके राजा साहब ने कहा है कि वो तो पहले ही कह चुके हैं कि पंजाब और KP में जो हो रहा है या जो ये गवर्नमेंट्स चल रही हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये भी नहीं होना चाहिए था कि इमरान खान साहब असेंबलियाँ जो हैं वो मुद्दत से पहले डिज़ोल्व कर दें और फिर ये कहें कि हम दोबारा आना चाह रहे हैं, फिर वो कहें कि हम इस पार्लियामेंट में नहीं आना चाहते, उधर से वॉकआउट कर जाएं, फिर वो कहें कि जी हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं हमारे मेंबर्स, और फिर वो कहें कि जी हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना करें। देखिए, दिस इज़ नॉट अ जोक। पार्लियामेंट है, असेंबली है, लोग ये नहीं, ये इमरान खान साहब का ज़मान पाक तो नहीं है कि एक दिन कहेंगे कि जी कोई बंदा आए, दूसरे दिन कहेंगे ना आए, ये कोई उन बादशाहत तो नहीं है। तो जब गैर आइनी काम आपने किया तो आपको सोचना चाहिए था ना कि जब आप गैर आइनी काम करते हैं उसके बाद जो चीज़ें फॉलो करती हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ये थे कि आपने मुद्दत से पहले जो है गैर आइनी काम किया, अब आप ये कह रहे अपने मफादात के लिए कि दोबारा इलेक्शन आपकी मंशा आपकी मर्जी के साथ हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो माइजा साहिबा अमन के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, लार्जर इंटरेस्ट के लिए अगर शहबाज शरीफ साहब ने और हमने ये पूरी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कंसेंसस किया कि सारे इलेक्शन जो हैं वो सारे सूबों के सेंटर के साथ जो है इकट्ठे हों ताकि एक सूबे का रिजल्ट दूसरे सेंटर को इन्फ्लुएंस ना करे, वो ये कहते हैं अप्रोच है ना। आपने कहा ना कि असेंबलीज मुद्दत से पहले डिसॉल्व करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम, तो अगर आप लोग भी अभी डिसॉल्व कर देते हैं कुछ रोज पहले, असेंबलीज एक्सपायर होने से पहले, तो फिर वो कहते हैं वो भी वही चीज हुई ना। आपका पर्पस है इलेक्शंस आगे थोड़ा 1 महीने डिले करना, उनका मकसद था पहले कर देना, तो इट्स क्वाइट सिमिलर। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि हमने कौन सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हमने इनिशिएट किया हो, हमने शुरू किया हो। ये तो क्या सराइयाँ है ना कि असेंबली मुद्दत से पहले तोड़ दी जाएगी, कोई कह रहा है इलेक्शन लेट कर देंगे, हाँ। पता नहीं इसमें क्या। अब देखे, जिस तरह मेरे भाई कह रहे हैं कि जो है स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं होते या उनमें जो है ये लॉ अप्लाई नहीं कर रहा, ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। बात ये है, देखें, जो IMF के साथ एग्रीमेंट हुई है वो कब हुई है? अभी रिसेंटली हुई है ना। तो हम चाहते, तो हम कहते हैं कि छोड़ दो इंटरिम गवर्नमेंट पे, और इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो आके जो है वो मुआहदा ना कर सके या उसको फॉलो अप ना कर सके, तो आपका मुल्की मुफाद और आपका मुल्की इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। क्योंकि जी आपकी एक पार्टी जो है वो जो वॉकआउट कर गई है, जिनका जो है कोई से नहीं पार्लियामेंट में, वो कह रही है कि जी नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
सही है, ये तो नहीं हो सकता ना। ये चीजें जो हैं ये पार्लियामेंट की मंशा मर्जी से हो रही हैं, और ये जो IMF की एग्रीमेंट है इसको फॉलो अप किसने करना है? ये जो आपने IMF को आधे रास्ते छोड़ के भाग गए थे, तो उसका जो है एग्रीमेंट लास्ट मिनट पे शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मुश्किल से किया, उसको आप फॉलो अप किसने करना है? आप एक तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट छोड़ दो टाइम पे, और साथ आप ये कह रहे हैं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो जो है वो आगे काम ना चलाए 3 महीने। इस फॉलो अप के लिए क्या कंसेंसस वाली बात है, ये पार्टीज की पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्कस हो चुकी है। ये डार साहब वाली जो बात है इंटरिम PM की वाली बात है, इसका वो होना लाजमी नहीं है इस फॉलो अप के लिए, क्योंकि आपकी बात से फिर ये गलत मुझे तो लगता है। देखिए आई थिंक ये जो ये चीजें फ्लोट की जा रही थी, और ये पहले जिस तरह फ्लोट किया जा रहा था कि जी असेंबलियां जल्दी कर देंगे डिसॉल्व, फिर उन्होंने कहा ये तो आपने बहुत वैसे बड़ी खबर दी है माइजा साहिबा। आप कह रही हैं कि असेंबली से हम क्या कमेंट करें? ये बहुत बड़ी खबर है माइजा साहिबा, क्योंकि ये हर तरफ से सुनने में आ रहा था कि शायद असेंबली क्या सराइयां जो कर रहे हैं। मैं यही आपसे मेरा अर्ज है कि क्या ये खबर गलत है कि आप असेंबली इस वक्त से पहले डिसॉल्व कर रहे हैं, या फिर आप वाकईतन कर रहे हैं? देखिए हम वक्त से पहले, मैं ये तो कह रही हूँ कि ये जो क्या सराई है ये जहाँ से फ्लोट हो रही हैं, जिस तरीके से हो रही हैं, जिस पार्टी से हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं कि ये खुद खौफ और डर का इनको मसला है कि ये इनको पता है कि इन्होंने इलेक्शन में हार जाना है, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो जीरो रही है, गैर आईनी काम करते हैं, एक इदारे की सपोर्ट के जरिए जो है ये आना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। वेरी बिग न्यूज आइट से शर्मिला साहिबा की ये बात की है कि असेंबलीज का वक्त से पहले उनको डिसॉल्व कर देना या खत्म कर देना, ये एक डिसइंफॉर्मेशन है, ये गलत खबर है जो फैलाई जा रही है। आपके व्यू में भी ये गलत खबर है शर्मिला साहिबा? एंड टू योर नॉलेज असेंबलीज की मुद्दत अपने वक्त पे खत्म होगी, तो इसका मतलब ये है कि 60 रोज के अंदर अंदर इलेक्शंस होने हैं, 90 डेज में नहीं। देखिए मैं सिर्फ एक चीज़ जानती हूँ मोना, कि इलेक्शंस 90 दिन में हो या इलेक्शन 60 दिन में हो, दोनों आईनी है। सो इट डजेंट मैटर कि वो 60 डेज़ का इंटरम पीरियड आए या 90 डेज़ का आए। जहाँ तक माइजा बात कर रही हैं, मेरा अपना भी मौक़िफ़ यही है कि असेंबलियों को अपनी पूरी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। एक आध दिन से अगर कोई फ़र्क पड़ता है तो जाहिर बात है वो 90 दिन और 60 दिन का 1 महीने का फ़र्क पड़ बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो था कॉन्स्टिट्यूशनल। अभी तक इस पे एज सच कोई फैसला नहीं हुआ है। अच्छा, फैसला नहीं हुआ है। मैं इस तरफ, क्योंकि जॉइंड बाय 2 वेरी एस्टीम्ड लेडी पार्लियामेंटेरियंस, जो एक एपिसोड हुआ ख्वाजा आसिफ साहब की जो बात थी, शहरी रहमान साहिबा का भी आज उसके ऊपर ट्वीट आया है, दैट टू टॉक ऑफ द डे, और उसको भी आई एम श्योर कि हमें बात उस पर भी करनी चाहिए। एटलीस्ट ये कि इस तरह के रुझानात को ख़त्म करना कितना लाजिम व मलजूम है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है एग्जैक्टली, क्योंकि वो कह रहे हैं, उन्होंने आज बयान दिया कि मैंने तो सियासी बात की है, मेरी माजरत नहीं बनती। पहले ये सुनिएगा कि उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है। अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती, पहले अपना दामन देखें। ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है, विच हैज टू बी क्लीन। नाज़रीन, बहुत इसके ऊपर एक राइटफुली बहुत सख्त बैकलैश आया और तमाम इतराफ़ से आया। सेनेटर डॉक्टर ज़रका जो PTI की हैं, उनके साथ दरअसल ये तमाम ये मुकालमा, फिर उन्होंने इसका जवाब भी एक दिया। और लेकिन ये कि शहरी रहमान साहिबा जो कि बिल्कुल पीछे नज़र आ रही हैं और उस वीडियो में बिल्कुल एविडेंटली नज़र आ रही हैं, और वो नवीद कमर साहब से कोई बात कर रही हैं, उनके ऊपर भी एक ये आउटक्राई आया कि उन्होंने क्योंकि वो एक बहुत प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने कुछ इस बात पर रिएक्ट क्यों नहीं किया। तो ये उनकी ट्वीट है शहरी साहिबा की जो उन्होंने आज की है। ऑनेस्टली आई एम सॉरी, आई वाज शेयरिंग सम पॉइंट्स on the passage of our national adaptation plan with a colleague in the National Assembly yesterday. Instead of listening to the noise outside House business in Parliament, I would have intervened to stop women parliamentarians from being insulted. I did hear a tail end, but thought it was the usual political match against each other, not specific to women at all. Of course, I was not smiling at the remarks. That was about how pleased I was at the consensus I got in the cabinet for the climate plan, which took many nights to get done. Had I heard the remarks, of course, I would have intervened. My bad. शर्मिला साहिबा, ये इस मामले पे कमेंट कीजिएगा कि शहरी रहमान साहिबा कह रही हैं कि उन्होंने सुना नहीं। इन योर व्यू, क्या ये बात वाकई सियासी तनकीद थी या फिर आपको ये प्रॉब्लमेटिक लगती है? देखिए, एवरी टाइम a male politician gets up and insults a female politician, it saddens me. मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है।
क्योंकि हम जो ख़वातीन सियासतदान हैं, जब हम पार्लियामान में जाती हैं या आप किसी भी फील्ड में ले लें, जब ख़वातीन बाहर निकलती हैं काम करने के लिए, जैसे कि आप भी हैं, एक जर्नलिस्ट आती हैं, और अगर हमें सेक्शियस रिमार्क्स सुनने को मिले और डिमीनिंग रिमार्क्स मिलने को सुने तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये हम सब की गलतियाँ हैं कि हम इस नहज पे इस सोसाइटी को ले आए हैं जहाँ पर मर्दों को हमने एक लाइसेंस दे दिया है कि वो कुछ भी कह जाएं, उनकी माफ़ी है, दे गेट अवे विद मर्डर। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और ज़ाहिरी बात है दोज रिमार्क्स वर अगेंस्ट अ वुमेन और अगेंस्ट वुमेन पार्लियामेंटेरियंस, और उसको ये कह के रद्द कर देना और ये कहना कि जी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि आप मैं सियासी बात कर लोगों ने इनकी जमात की ख़वातीन के ऊपर ऐसी बात, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, इट्स एज सिंपल एज दैट। एवरी डिमीनिंग सेक्सिस्ट रिमार्क इज़ कंडेमेबल। और मैं समझती हूँ कि ये गलत बात है, इसको ख़त्म होना चाहिए। देयर शुड बी एन एंड टू दिस। जहाँ तक शरी का ताल्लुक है, आई नो शरी पर्सनली वेरी वेल, वो कभी भी अगर सुनती तो इस चीज़ को टॉलरेट ना करती और शी वुड हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट। आई थिंक उनकी जो ट्वीट है वो उन्होंने उसकी वजाहत भी दे दी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम असेंबली में बैठे होते हैं, हम कुछ और चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, आगे एक रूटीन की तकरीरें चल रही होती हैं और कोई चीज़ मिस हो जाती है, हम नहीं सुन पाते और नहीं जवाब दे पाते, हो जाता है। एंड आई थिंक इट इज़ अ बोनाफाइड केस कि वो उन्होंने नहीं सुना एंड शी वॉज बिजी डिस्कसिंग हर अडेप्टेशन प्लान। लेकिन बात यह है कि कमिंग टू द एक्चुअल इशू, ये नहीं होना चाहिए। और ख्वाजा साहब पहले भी आपको याद है कि कुछ इस किस्म के जो है वो गैर महज़्ज़ब वाले से जी उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस के बारे में, व्हिच इज़ अनफॉर्चुनेट। यस, हाँ, और ये ज़्यादती है। मैं ये समझती हूँ मोना, मेरा ये कहना है, जो शख्स किसी दूसरी औरत की इज्जत नहीं रखता वो असल में अपनी माँ और बेटी की बेइज्जती कर रहा है। मैं ये समझती हूँ। आपने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड अपने ओपिनियंस इस मामले पे दिए हैं। आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम माइजा साहिबा ऑल्सो के, क्योंकि वो उनकी पार्टी में भी एक बहुत एक पिवटल लीडरशिप की पोजीशन पर मरियम नवाज साहिबा हैं। तो बेसिकली ये लेडी इज़ लुकिंग आफ्टर हेल्म ऑफ अफेयर्स इन हर ओन पार्टी, और वो खुद भी माशाल्लाह एक बहुत सीजन पार्लियामेंटेरियन है अपनी पार्टी से। तो वो इस तरह के कमेंट्स को कैसे देखती हैं, या फिर ये कि उनको उनकी बात ख्वाजा आसिफ साहब का जो इसके ऊपर एक जो रिमार्क आया है वो ज़्यादा सही लगता है? राजा आमिर अब्बास साहब, खैर ये तो अपनी जगह एक बात है, इसके ऊपर भी यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट कि ये क्या कोई किसकी तरफ से ये रुझानात आए हैं कि ये ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से ऐसी बात करना, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दूसरी तरफ से कभी भी नहीं हुई है, होती रहती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है जैसे शर्मिला साहिबा ने कहा कि दो गलत भी मिलके सही नहीं होते। देखिए बड़ी क्लियरली शरी का अगर आप पढ़ें ट्वीट, उसमें उन्होंने वर्ड यूज़ कर दिया है इंसल्ट। So she has categorically stated that this was an insult to the women parliamentarian. अभी फारूकी साहिबा ने भी बड़ा क्लियरली कहा कि बहुत खूबसूरत बात की कि जो शख्स अगर ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं करता है तो और पार्लियामेंटेरियंस हैं, दिस शोज़ कि वो अपनी माँ या बहन की भी घर में इज़्ज़त नहीं करता होगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो पार्लियामान है, जो एक फोरम है जिसमें हम इनकरेज करते हैं कि वुमेन्स को पार्टिसिपेशन हर चैप्टर हर वॉक ऑफ लाइफ में होना चाहिए, वहाँ पे अगर इस लेवल की अगर होगी, आप वो वर्ड्स को ज़रा, मैं आई डोंट वांट टू रिपीट दोज वर्ड्स। वो कह रहे थे वो सियासी भी नहीं, वो सियासी नहीं है, आप उनकी बात बाई नहीं करते। दीज आर नॉट, लुक एट द वर्ड्स, उनकी कनोटेशन देखें, उन अल्फाज का मायने क्या होता है। इखलाक बाख्ता, इज इट पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी? नॉट एट ऑल। इसको जितना कॉन्डेम किया जाए कम है। आप कैसे किसी खातून को ये कर सकते हैं? ये तो डैमेजेस, और ऑल्दो के असेंबली की कार्रवाई है, उसकी गाब में कह देंगे कि जी कुछ नहीं, और स्पीकर साहब का रोल जौन सा था, बड़े आराम से कह देते हैं कि जी इसको हदफ कर दिया जाए। आप इस पे एक्शन लें, आप रोकें उनको कि जनाब ये आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वहां पे दूसरे पार्लियामेंटेरियंस। एंड देन शेरी ने जो बात की कि इंसल्ट है, बट इस पूरे ट्वीट में आप देखिए कहीं उन्होंने ख्वाजा आसिफ को कॉन्डेम किया कि मिस्टर यू हैव डन अ रॉड थिंग। यहाँ ये बात इसमें पढ़ लें पूरे ट्वीट में, यही बात, इसी का क्रिटिसिज्म आ रहा है कि उन्होंने कहीं कंडेम नहीं किया है, उन्होंने मजम्मत नहीं की है। अच्छा, ये जो इलेक्शंस एक्ट के हवाले से भी जो बात एक चल रही है सारी, कि इसको इस सेंस में देखना कि ये वाकई कुछ ऐसा हुआ है
और वो अपनी इन्होंने जब असेंबलीज डिसॉल्व की थी तो वो उस एक्ट को अभी वाले एक्ट से उन्होंने कहा है कि ये एक कयास सराही है, इसमें कोई वजन देने की इस बात को जरूरत देखिए जी, अब इसका मैं क्या जवाब दूं कि उसको कह देते हैं कि ये गैर आइनी इकदाम था, असेंबलीज तोड़ना, वही आइन है, वही आर्टिकल है, वही 224 है, और यहाँ पे अगर अपनी हुकूमत 8 को या 9 को या 11 को डिसॉल्व हो रही है तो उसको कहना कि जी ये तो चाहे 60 डेज में हो तब भी आइनी है, 90 में हो तब भी आइनी है, तो इस पे आई हैव नो कमेंट्स, क्योंकि आइन तो इसको बड़ा क्लियरली कहता है वो भी आइनी काम था, ये भी आइनी काम है, हाँ। ये भी आइनी काम है, हाँ। लेकिन एक चीज ज़हन में रखिए कि व्हाट इज द पर्पस क्या है। उधर तो उनका एक पॉलिटिकल जल्दी करना था, इलेक्शन जल्दी हो जाए, वो उनका ये मकसद था। ये डिले क्यों? एक माह डिले हो जाए। देखिए हमारी 2 असेंबलीज जो पहले नेशनल असेंबलीज की थी, पीपल्स पार्टी का यही कहना है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करके गई हैं। अब 2 रोज के लिए आप एक स्टिग्मा लगाना चाह रहे हैं कि असेंबली अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी नहीं कर सकी, हिस्ट्री में लिखा जाएगा, तो इस चीज को गौर से देखना चाहिए। बाकी तो प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है। माइजा साहिबा, आपने तो खैर इसको कयास सराई कह के मुखातिब किया था, ये असेंबलीज डिसॉल्व करना। राजा साहब कह रहे हैं कि ये एक ही बात है, अगर उन्होंने डिसॉल्व की वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल था, आप लोग कर रहे हैं तो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आप उनके इकदाम को गैर आइनी क्यों कर कह रहे थे? एक तो नंबर 1, और दूसरा ये कि ये ख्वाजा आसिफ साहब के कमेंट्स के हवाले से शर्मिला साहिबा ने बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि एक शख्स जो इस तरह के कलमात किसी भी खातून के बारे में अदा करता है वो एक्चुअली ये अपनी ही घर की खवातीन को डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है। देखिए, जो गैर आइनी बात की जा रही है कि गैर आइनी काम किया है, देखिए ये तो इस्टेब्लिश हो गया था कि इमरान खान साहब ने गैर आइनी काम किया पंजाब की और KPK की असेंबलियां तोड़ के। फिर इन्होंने कहा कि हमारा इलेक्शन हमारा कराया जाए, और उसके बाद जो है वो 9 मई का वाकया हुआ। अब उसको भी अगर कह दिया जाए वो कॉन्स्टिट्यूशनल था तो वो इट विल बी अ जोक। तो माय पॉइंट इज कि देखे, कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल की डिबेट तब होगी ना। मैं बारहा ये कह रही हूँ कि जब हम कोई असेंबली को पहले या बाद में डिसॉल्व कर देंगे या हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई को पता है कि जो हमने काम, ये जो इमरान खान साहब को नो कॉन्फिडेंस थी, ये भी पार्लियामेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमने ये काम, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमने ये काम किया। कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका नहीं किया कि बिल्कुल नहीं, किसी इदारे से ऑर्डर आया हो, कहीं से आया हो, ये हो तो हमने जो है किसी प्राइम मिनिस्टर किसी के ऊपर गलत केस किया हो, किसी की इंतकामी कार्रवाई करके, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब, इसमें तो कोई शक नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। तो ये तो मैं ये माय पॉइंट इज कि अगर आप एग्जाम्पल कोट करना चाहते हैं तो हम यही कह रहे हैं कि हमने तो अभी तक एज ऑफ नाउ हमने तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम अभी तक किया ही कोई नहीं। आपकी तो एग्जाम्पल है, हमारा जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होगा तो वी विल ऑब्वियसली डिबेट अबाउट इट। लेकिन ये है कि देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हो रहा है, लॉज बन रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, तो फिर आप किस तरह ये डिबेट कर सकते हैं क्या सराइयों पे कि हम पहले कर। अच्छा, ये बहुत आपने ना, आप बार-बार चूंकि ये वाली बात आप रिपीट भी आपने की है माइजा साहिबा, तो दिस इज अ न्यूज टू अस कि आप कह रही हैं कि ये बिल्कुल कयास सराइयां हैं, आप कैटेगोरिकली इनको डिनाई कर रही हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से बात है, इस पे मैं आपका देखिए ना, जिस तरह शर्मिला ने कहा, मोना एक मिनट, जिस तरह शर्मिला साहिबा ने कहा कि अगर 90 डेज में होते हैं, 60 डेज में होते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे कि मुद्दत से पहले असेंबलियां तोड़ दें अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। तो 90 डेज में तो तभी होंगे ना माइजा साहिबा जब आप मुद्दत से पहले तोड़ेंगे, पावर नहीं लेके देने चाहते हैं। मैं वापस आती हूँ, मैं आपको कोट करती हूँ कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, ये बात डिबेट हो चुकी है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब शहीद हुई थी तो इलेक्शन डिले हुए थे, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस से या अनकॉन्स्टिट्यूशनल सर्कमस्टेंसेस से। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कई सिचुएशन के साथ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है। अब ये कहें कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करके लोगों को दिखा के पूरी दुनिया के सामने जो है ये चीज़ें पाकिस्तान में हुई, इमरान खान साहब ने की, तो इंक्लूडिंग द इंसल्ट्स जो वो जहाँ पे स्टेजों पे मरियम नवाज साहिबा के बारे में कमेंट्स करते रहे, जो उन्होंने औरतों के बारे में कहा कि वो लिबास ऐसा पहनती हैं कि जी वो, हाँ, वो तो बिल्कुल आपने वो
जो है बहुत नामुनासिब बात थी जो उन्होंने लिबास के बारे में खान साहब ने की थी। इमरान खान साहब ने प्रेसिडेंट ये आपको पता, तो ये प्रेसिडेंट तो ये किया है ना, ये जो कमेंट्स है ये इमरान खान साहब ने किए हैं, तो इनको जस्टिफाई करना चाहिए ना। मतलब ये बात बार बार करना, इसको पोलिटिसाइज करना कि पार्लियामेंट में एक डिबेट हो रही है, उसको जो है एक वुमेन कार्ड में जो है कन्वर्ट कर देना, आई डोंट थिंक दैट इज इट्स नॉट। आप कह रही हैं कि पार्लियामानी डिबेट थी और उसको वुमेन कार्ड का रंग ना दिया जाए। बहुत दिलचस्प, ठीक है। मैं राजा साहब इस पे जवाब आप फरमाइएगा। ये जो 90 दिन है 60 दिन है, वो कह रही हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ है और बार बार उसको वो कयास आराई ही कहकर मुखातिब कर रही हैं और वो उस डिबेट के बारे में भी बात कर रही हैं। जाहिर है ये हमें सबको याद है कि खान साहब ने जो कमेंट्स दिए थे वो भी है, लेकिन ये कि शर्मिला साहिबा हैज़ ऑल्सो सेड कि 2 wrongs do not make a right। देखिए क्या सराई तो बहुत अच्छी बात है अगर वो कह रही हैं कि बिल्कुल इन्हीं के पार्टी के लोगों की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं कि कोई 8 की कह रहा है, कोई 11 की कह रहा है, कोई 12 को ये डिसॉल्व हो असेंबलीज तोड़ने की कि जी ये डिसॉल्व हो जाएंगी और हम जाएंगे 90 डेज़ के लिए। तो अगर वक्त पे होता है तो आई थिंक ये तो बहुत खूबसूरत बात होगी कि एक जो पार्लियामान है वो तीसरी दफ़ा एक गो में अपनी मुद्दत पूरी करेगा और पहले डिसॉल्व नहीं होगा, चाहे 2 रोज़ भी हो तब भी ये उसके साथ स्टिग्मा लग जाएगा कि जी पार्लियामान को डिसॉल्व कर दिया गया। तो दिस इज समथिंग नाइस अगर ये कह रही हैं, लेकिन लेट्स सी फॉर अनदर 10-15 डेज नजर आ जाएगा कि जी 2 लेकिन ये कि वो साथ साथ ये भी कह रही है कि 60 रोज में हो या 90 रोज में हो, वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो 90 रोज में तो तभी होंगे ना जब असेंबलीज डिसॉल्व होंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल तो मैंने कहा ना कि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल था जो पंजाब की असेंबली टूटी। केपी की जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात थी वो तो ये था कि 90 डेज से ज़्यादा हुकूमत नहीं चल सकती, 90 डेज़ में आप इलेक्शन अगर नहीं करवा सकते तो दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इस पे सुप्रीम कोर्ट जो कि वह इख्तियार रखती है फ़ैसला देने का, आप और मैं कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल की डिग्री या डिक्लेरेशन नहीं दे सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये जो ना कराने का अमल है इलेक्शंस का, दिस इज़ समथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब की जो उनकी एटलीस्ट आज का जो उनका बयान था और जो उन्होंने कहा, जो कि काफ़ी हद तक माइजा साहिबा ने भी वही बात की कि वो एक सियासी डिबेट, पार्लियामानी डिबेट चल रही थी, उसमें ये बात की। तो उन्होंने भी क्या एग्जैक्टली अल्फाज थे और जिस वजह से उन्होंने कहा कि मेरा माजरत करना बनता नहीं है, वो भी सुनिएगा। मैंने एक फिक्रा कहा जिसका कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन कोई नहीं थी, एब्सोल्युटली नॉट। आदमियों के मुतालिक भी रिमार्क्स पास हो तो आदमियों ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। इनके कायद ने, हमारी कायद जो है मरियम नवाज के मुतालिक जो अपनी तकरीर में कहा था, उस वक्त इनका ज़मीर नहीं जागा था। जो मरियम नवाज के मुतालिक इनके लीडर ने कहा ये उसकी माफी मांगे, मैं माजरत कर लेता हूँ। राइट, ये आपने सुना और वो उन्होंने पिछले हवाले दिए। मरियम नवाज साहिबा के बारे में बड़ी अजीब सी बात की थी उन्होंने कि इस पे देयर इज नो अदर 2 wrongs, जैसे कि कहा अभी शर्मिला ने, 2 wrongs डोंट मेक 1 right। और आपके खुद इल्म में है कि अगर किसी के साथ ये ज़ुबान की जाए तो क्या उसको, आई डोंट नो कि इसको कैसे नहीं कॉन्डेम किया जा रहा, और जो कॉन्डेम नहीं कर रहे इस एक्ट को और उसको कंपेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुमने गाली दी थी तो मैंने भी गाली दी। इसका मतलब ये है कि गाली का अमल इक्वल है जब उस वक्त तक इसका कोई बुरा असर नहीं जब तक दोनों दें। भाई उसने अगर झक मारी है, इतनी बात भी सही है, वैसे ये बात सही है राजा साहब, लेकिन ये इतनी बात भी है कि इसको कंडेम कोई नहीं करता। जिस भी जमात की तरफ से आए उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सारे कहते हैं कि ये सियासी बात थी और हम तो इस तरह से, लेकिन इसको कॉन्डेम करना है कि जो विमेन राइट्स के चैंपियंस हैं, इसको कॉन्डेम करना है जो मीडिया है, जो खवातीन हैं, जो कि बेसिकली आप कह रहे हैं पॉलिटिकल है, जिनका सियासी वाबस्तगी, उनका काम है। सियासतदानों को तो छोड़ देना, वो तो अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस की वजह से अगर नहीं भी करते तो जो एक हमारा स्कॉलरली वहाँ पे एक पूरा एक बैठे हुए हैं जो ब्रेन्स हैं, एटलीस्ट दुनिया में कहीं इस बात को अगर ले जाएं तो अगर वो कॉन्डेम नहीं करते तो फिर ठीक है जी। आई थिंक माइजा साहिबा से मैं वैसे ये बात पूछूं अगर हमारे साथ वो हैं तो माइजा साहिबा इसका जवाब आप फरमाइएगा। 2 गलत मिलके भी सही नहीं बनाते। शर्मिला साहिबा ने बड़ी एक इसमें स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता और हमारी ये फिर इनकी अपनी खवातीन जो घर की हैं उनको ये एक इंसल्ट के पैराए में इस तरह के रिमार्क्स को देखा जाता है। तो ये कि ऐसी जो भी चीज़ हो, 2 गलत मिलके भी वही वाली बात है कि सही नहीं बनाते। अगर खान साहब ने ऐसे नामुनासिब अल्फाज कहे थे और बिल्कुल कहे थे
उनको बिल्कुल बरमला कंडेम सबने किया है, हम भी करते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके जवाब में फिर इसी तरह की बातें और सुनने में आए। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है और मरियम नवाज साहिबा के होते हुए, बाकी वुमेन पार्लियामेंटेरियंस के होते हुए, वो मैंने उनको कभी डिसरिस्पेक्ट करते हुए नहीं देखा किसी पार्लियामेंटेरियन को, और उनकी फैमिली मेंबर भी पार्लियामेंट में हैं जी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो जो है अगर किसी को टारगेट कर रहे हैं तो उनको ये उनके माइंड में नहीं है कि वो उनकी फैमिली मेंबर्स भी जो हैं वो पार्लियामेंट में हैं और वो भी जो हैं वेरी एक्टिव मेंबर्स हैं। तो बात ये देखें, मैं यही बारहा कहूँगी कि एक सियासी रंग दिया गया वो, और अगर उस स्पीच को आप पूरा सुने तो उन्होंने कहा भी कि अगर मैं ये बात करूँगा या मैं कोई बात जो है PTI पे करूँगा तो उसको एक औरत का जो वुमेन कार्ड प्ले करके जो है उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाएगा। बाद में लेकिन आज जो स्पीच थी उन्होंने कहा कि अगर ये माफ़ी मांगते हैं ऑन व्हाट देव डन विद PTI ने और जो ख़वातीन के बारे में कमेंट्स किए हैं, तो मैं भी जो है माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन स्टिल आई फील कि जो कमेंट्स था वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया और उसको जो है एक वुमेन कार्ड का रंग दे के ताकि जो है इस चीज़ को उछाला जाए, इस इंटेंशन से जो है वो अच्छा माइजा साहिबा दो बातें हैं किया गया और इसको जो है आउट ऑफ वो बढ़ाया गया। एक तो आपने कहा कि ये इसको अननेसेसरीली इसको खवातीन कार्ड का रंग दिया जा रहा है, तो आपने ये भी कहा कि और बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि उनके फैमिली मेंबर्स जो उनकी अपनी फैमिली की खवातीन जो पार्लियामेंट में है, देयर इंडीड वेरी एम्पावर्ड वुमेन और बहुत रिस्पेक्टफुल। लेकिन ये कि पहले भी आपको याद होगा वो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला कमेंट उन्होंने किया था शीरी मज़ारी साहिबा के हवाले से, इसीलिए इसको एक कंटिन्यूटी में एक तसलसल में देखा जा रहा है कि बार बार इस कमेंट सुनने में आ रहे हैं। नहीं, आई थिंक ये जो वो कमेंट था वो अलहदा था। ये तकरीर हम सुन रहे थे, ये तकरीर वो एक सियासी तौर पे सियासी तकरीर कर रहे थे जिसमें वो PTI को तनकीद, PTI की पॉलिसीज़ पे, PTI की गवर्नमेंट पे, PTI के लीडर पे उस पर तनकीद कर रहे थे, जिसको इन्होंने इंटरप्ट करके एक खातून ने जो है उसको इंटरप्ट करके उसको फिर एक सियासी, बाद में जब उन्होंने कहा कि भाई आप बात सुन तो लें, तो फिर उसको एक सियासी जो है वो रंग दे के अब इसको उछाला गया। मैंने ये चीज़ खुद ऑब्जर्व की थी बैक एंड फोर्थ, सो आई फील कि ये चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली जा रही है। वो वाला कमेंट भी आप कहते हैं कि उनको वो बार बार उनको बीच में टोक रही थी शीरी मज़ारी साहिबा, जिस पे उन्होंने कहा था। तो शर्मिला साहिबा, वुमेन कार्ड अननेसेसरीली प्ले किया जा रहा है। मैंने अभी ख्वाजा आसिफ साहब का वो वाला आज का शॉट भी चलाया है जहां वो ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग माफ़ी मांग लेते हैं जो ये इनअप्रोप्रिएट खवातीन के हवाले से कमेंट्स देते रहे हैं, तो चले मैं भी मांग लेता हूं। और उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो एक बड़ा नामुनासिब कमेंट था जो खान साहब ने दिया था, वो उसका भी उन्होंने हवाला दिया। और वुमेन कार्ड अननेसेसरीली प्ले किया जा रहा है, माइजा साहिबा ने भी कई मरतबा ये कहा है। देखिए, इट्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। माइजा हैज़ हर ओन ओपिनियन, आई हैव माई ओन ओपिनियन, एंड मैं किसी भी जाविये से इसको देखूं तो ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। आई विल कंडेम इट। जिस तरह मैंने पहले कहा कि टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। जो उन्होंने किया वो बहुत गलत था। जो मरियम नवाज़ के बारे में बोला, जिस तरीके से फरियाल तालपुर के बारे में बोला या शी मज़ारी के बारे में बोला, वो कंडेमेबल, हमने उस वक्त भी कंडेम किया था। और आज अगर इन्होंने अगेन PTI की मेंबर्स के ऊपर, एनी वुमेन PTI से हो, PMLN से हो, और शर्मिला साहिबा, राजा आमिर अब्बास ने ये वाली बात भी की है, बात कही थी ना कि हम अनफॉर्चुनेटली, हाँ, मेरा अर्ज ये है कि राजा आमिर अब्बास साहब ने बीच में ये भी बात की थी कि शेरी रहमान साहिबा की जो ट्वीट है उसमें भी कहीं उन्होंने कंडेम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है। तो उन्होंने बड़ा एक कन्वीनियंटली एक ऐसा ट्वीट किया कि सिर्फ इसमें यह तासुर दिया कि मैंने सुना नहीं, विदाउट कंडेमिंग दोज रिमार्क्स। देखिए, अब टू ईच इज ओन। अब इनका, राजा साहब का अपना ओपिनियन है, वो समझते हैं कि उनको ये भी वर्ड भी लिखना चाहिए था, लेकिन आई थिंक शी मेड इट वेरी क्लियर कि अगर वो होती तो वो उठ के ये अगर वो सुनती तो उठ के ये बात होने ना देती। और बात यह है कि लेट्स नॉट जज पीपल ऑन वन सिंगल वर्ड कि जी ये लिख देती तो ये होता, ये नहीं होता तो ये होता। लेट्स नॉट डिविएट फ्रॉम द एक्चुअल इशू। एक्चुअल इशू क्या है? एक्चुअल इशू ये है कि एक मेल सियासतदान ने उठ के एक बार फिर, और मैं रिपीट करूँगी, एक बार फिर जो फीमेल सियासतदान हैं उनको डिमीन कर दिया, इंसल्ट कर दिया,
और शहरी रहमान साहिबा को तो छोड़ें, वो तो मुझे सिंस आई सेड आई नो हर पर्सनली, वो ज़रूर उसको उठ के इसके ऊपर एहतजाज करती। जो बाकी मर्द भी वहाँ बैठे हुए थे या जो बाकी औरतें भी वहाँ बैठी हुई थी, उनको भी इस पे एहतजाज करना चाहिए था। आज आपके ऊपर कहे, कल को हमारे ऊपर कहेंगे। और मैंने तो कह दी ना, इससे ज़्यादा बात मैं कह नहीं सकती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी अपसेट व्हेन आई हर्ड दिस। चलें, एक इंसान गलती कर देता है, अल्लाह ताला भी उसे माफ़ कर देता है। आज अगर वो माफ़ी मांग लेते कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, इनका कद बहुत बड़ा हो जाता। बिल्कुल नाज़रीन, ये एक्चुअली बात यही है कि माफ़ी वही मांगता है जिसका कद बड़ा होता है। अच्छा, बहुत आपने वंस अगेन बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट। आई नो माइजा इज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन राइट नाउ, क्योंकि ये उन्हीं के जमात से ताल्लुक रखते हैं, ये खुल के नहीं कंडेम कर सकती। लेकिन और आप इनको उस डोंट इवन कॉर्नर हर फॉर सेइंग दिस। नो बिल्कुल, मैं आई हैव ये नहीं कह रही, इमेंस रिस्पेक्ट फॉर माइजा's remarks on this and I know her personally। देखिए, मुश्किल हो जाता है, मैं समझती हूँ, लेकिन ये बात है कि यू नो एनी वुमन कोई भी औरत होगी ना, वो इसको अनएक्सेप्टेबल ही कहेगी। असल यही बात है कि हम सब ने मिलके, खातून हो या मर्द हो, सबके एक दूसरे के लिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल बनाना है, बिलखुसूस हमारी पार्लियामेंट में, जो कि दीगर हमारे माशरे को आगे एक ऊपर एज एन एपिटमी, एक सीख देने की जगह के तौर पर हम उसको देखते हैं। थैंक यू नाजरीन, टू द जेंटलमैन एंड बोथ द लेडीज। अल्लाह हाफ़िज़।